न्यूज़ दिस वीक एंड मोर में आपका स्वागत है। न्यूज़ दिस वीक एंड मोर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पिछले दिनों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कुछ हुआ। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,50,000 से ऊपर हो गई है और 22,600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वे समय कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,25,00,000 से ऊपर हो गई है और 5,60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मास्क पहनना शुरू कर दिया है। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 6 जुलाई को तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन था। 1935 में जन्मे दलाई लामा का यह 85वां जन्मदिन था। 61 साल पहले 1959 में दलाई लामा को तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। 31 मार्च 1959 को तिब्बत के इस धर्मगुरु ने भारत में कदम रखा था। 17 मार्च को तिब्बत की राजधानी लहासा से पैदल ही निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। भारत का रुख तिब्बत को लेकर बदलता रहा है। साल 2003 के जून महीने में भारत ने यह आधिकारिक रूप से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन तिब्बत को अपना भूभाग मानता रहा है, लेकिन तिब्बत खुद को चीन के अधीन नहीं मानता और अपनी आज़ादी की बात करता रहा है। 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। दलाई लामा का अब कहना है कि वह चीन से आज़ादी नहीं चाहते हैं, लेकिन स्वायत्तता चाहते हैं। वरिष्ठ अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार 8 जुलाई शाम मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। जगदीप ने करीब 400 फिल्मों में काम किया था। उनका असली नाम शायद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उनका जन्म 29 मार्च 1939 में हुआ था। वे 81 साल के थे। बुधवार को पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने कहा था कि कुलभूषण जाधव अपनी सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेंगे और अपनी मर्सी पिटीशन की पैरवी जारी रखेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव के अपनी सजा के खिलाफ कथित तौर पर रिव्यू पिटीशन दाखिल न करने पर भारत की प्रतिक्रिया आई है। भारत ने कहा है कि वह कुलभूषण जाधव की स्वदेश वापसी के लिए सभी उपयुक्त विकल्पों पर विचार करेगा। चीनी सैनिकों ने गलवान, घुघरा, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग सो लेक से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बीजिंग में संवाददाताओं से कहा कि दोनों पक्ष सीमा पर तनाव कम करने पर सहमत हैं और सीमा से अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं। हाल ही में मेड इन इंडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्चिंग के बाद से ही लगातार यूजर्स का विश्वास जीत रहा है। iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद इस ऐप को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था, जिसके बाद 24 घंटे में इसे 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। यह फेसबुक, व्हाट्सएप सहित कई अन्य सोशल मीडिया ऐप्स का मिश्रण नजर आता है और इस तरह से यह इन ऐप्स के लिए बड़ा प्रतिद्वंदी भी साबित हो सकता है। यह पूरी तरह से सोशल मीडिया ऐप है जो कि अपने फीचर्स से फेसबुक तक को टक्कर देता है। साथ ही यह पूरी तरह से स्वदेशी है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की ओर से इसे बेंगलुरु स्थित सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने तैयार किया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसने सभी लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य के कई अच्छे फीचर्स को अपने में समाहित कर लिया है। यह लॉन्चिंग के बाद एप्पल ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग की श्रेणी में 1 नंबर पर ट्रेंड करने लगा है। नया कोरोना वायरस जानवरों की स्किन कितने समय तक टिका रहता है, इसे जानने के लिए अमेरिकी शोधकर्ताओं ने रिसर्च की। रिसर्च में सामने आया कि यह जानवर की स्किन पर 4 दिन तक टिका रह सकता है। वहीं फ्रिज में रखे सुअर की स्किन में यह 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। रिसर्च का लक्ष्य फूड इंडस्ट्री, मीट प्रोसेसिंग और रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कोरोना काल में नए खतरों से वाकिफ कराना था।
कोरोना के बीच चीन में नया खतरा बढ़ रहा है। चीन में ब्यूबोनिक प्लेग के मामले सामने आए हैं। इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, जो चूहों में फैलता है। चीन के इनर मंगोलिया में इसका मामला सामने आने के बाद चेतावनी जारी की गई है। इसके मुताबिक नवंबर 2019 में इसके 4 मामले सामने आए थे, जिसमें प्लेग के 2 खतरनाक स्ट्रेन मिले थे। इसे न्यूमोनिक प्लेग कहा गया था। गुजरात के सूरत में सितंबर 1994 में इस तरह का प्लेग फैला था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज की होनहार स्टूडेंट प्रतिष्ठा देवेश्वर का चयन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री के लिए हुआ है। वे भारत की पहली व्हीलचेयर पर आश्रित लड़की हैं जिन्हें दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने का अवसर मिला है। सीबीएसई ने नए सत्र के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान किया है। एकेडमिक सत्र 2020 से 21 के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में लगभग 1/3 की कमी की गई है। एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके बाद यह फैसला लिया गया। 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सीबीएसई ने स्कूलों को खुद सिलेबस तैयार करने की छूट दी है। इस साल 10वीं कक्षा में प्रमोट होने जा रहे स्टूडेंट्स यहाँ आसान भाषा में समझ सकते हैं कि उन्हें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे 10 तारीख को कानपुर के पास एनकाउंटर में मारा गया। वह नाटकीय तरीके से उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास गिरफ्तार होता है और उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से एनकाउंटर में मारा जाता है। पश्चिम नेपाल में मूसलाधार बारिश से गुरुवार को हुई भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग लापता हैं, 10 लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से नारायणी और अन्य प्रमुख नदियां उफान पर हैं। फर्जी पायलटों के मुद्दे पर अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA पर कार्रवाई की है। अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन विभाग ने कहा पाकिस्तान के पायलटों के लाइसेंस और सर्टिफिकेट को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने चिंता जाहिर की थी। अमेरिका ने PIA से अमेरिका में चार्टर प्लेन्स ऑपरेट करने की परमिशन वापस ले ली है। अमेरिका में PIA की चार्टर सेवाओं का परमिट अब रद्द कर दिया गया है। कुवैत, ईरान, जॉर्डन और UAE जैसे मुस्लिम देश पहले ही PIA और पाकिस्तानी पायलटों को बैन कर चुके हैं। इसके बाद वियतनाम, ब्रिटेन और मलेशिया ने भी यही फैसला किया। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी ESA ने भी अपने 32 मेंबर देशों से कहा है कि वो फौरन पाकिस्तान के पायलटों पर बैन लगाएं। नेपाल में चीन के राजदूत हाओ यांकी पिछले दिनों राजनीतिक मतभेदों से जूझ रही सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को संभालने में काफ़ी व्यस्त रही, लेकिन उनकी अति राजनीतिक सक्रियता नेपाल में बहुत से लोगों को नागवार गुजर रही है। नेपाल के कुछ अखबारों ने पिछले हफ्ते अपने संपादकीय लेखों में राजदूत हाओ यांकी और चीन की देश की घरेलू राजनीति में दखल देने के लिए आलोचना की है। नेपाल सरकार ने कहा है कि वो फर्जी और मनगढ़ंत खबर प्रसारित करने के लिए कुछ भारतीय मीडिया चैनलों के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई करेगी। नेपाल का कहना है कि नेपाल के लिए चीनी राजदूत हाओ यांकी ने हाल में काठमांडू में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर बातचीत की थी। भारतीय मीडिया का एक वर्ग राजनयिक स्तर पर उनकी बातचीत का मजाक उड़ाता रहा है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।